रेलवे टनल के अंदर 5 बहू ने बसाया ससुराल। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? किसी को चोट तो नहीं लगी? और पूनम, तुम भी ठीक तो हो ना? कितना हाफ रही हो तुम। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चिंकी की आंख खुल गई और उसने हमें जगा दिया, वरना आज तो उस ट्रेन के नीचे आकर हम लोग तो मर ही जाते। शुभ शुभ बोलो, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हर दिन डर डर के हम लोग इस रेलवे टनल के अंदर जी रहे हैं। जब भी आंख लगती है तो एकदम घबरा कर उठ जाती हूँ कि कभी ट्रेन आ ना जाए। हमारे पति हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। जाने ये लोग कब आएंगे और कब हमें इस नर्क से निकालेंगे। 5 बहुएं, जिसमें से पूनम 6 महीने की गर्भवती थी, वहीं बाकी 4 बहुएं अपनी बेटियों के साथ आखिरकार क्यों इस रेलवे टनल के अंदर रह रही थीं? आखिरकार इनके साथ क्या हुआ था? ये लोग बेघर होकर यहाँ इस रेलवे टनल के अंदर रह रही थी। आइए इनकी इस दुख भरी कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं पिताजी, हमें घर से मत निकालिए, हम पर तरस खाइए। हम आपकी बहुएं हैं, हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे? बहुत हो गया। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम 5 को। पहले बड़ी बहू ने बेटी को जन्म दिया और फिर छोटी बहू ने, और अब तीसरी बहू पेट से है। ये 5 तो सगी बहनें हैं। जब 2 बहनों ने बेटियों को जन्म दिया है तो बाकी की बहुएं भी तो बेटियां ही को जन्म देंगी। बस अब मैं और पोतियों की शक्ल नहीं देख सकता। निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, अब आप ही समझाइए ना पिताजी को। बाहर कितनी ठंड है, ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम हम पर न सही इन 2 मासूम बच्चियों और पूनम की हालत पर तो तरस खाइए। भगवान से डरिए आप, जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जब हमारे बेटे शहर से वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम अपना मुंह बंद करो, मेरे बैठे हैं, मैं खुद उन्हें संभाल लूंगा। और तुम 5 अभी तक नहीं गई? हाँ, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। अपनी दकियानूसी सोच के चलते सुरेंद्र अपनी 5 बहू और दोनों पोतियों को घर से कड़कड़ाती ठंड में धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अब वो सभी ठंड से कांपती हुई पूरे गांव में इधर से उधर भटकने लगती हैं और चलते चलते एक रेलवे टनल के पास पहुंच जाती हैं। ठंड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते अब किसी से भी कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। माँ, चाची, बहुत ठंड लग रही है, अब और चला नहीं जा रहा। ठंड तो हम सभी को लग रही है। पूनम की हालत भी काफी खराब हो गई है, लेकिन हम जाए कहाँ? इतनी रात में हमें कौन सहारा देगा? एक काम करते हैं, इस रेलवे टनल के अंदर चलते हैं। सुबह होने तक यहीं इंतजार करते हैं। सुबह होने के बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। 5 बहुएं दोनों बच्चों को लेकर उस रेलवे टनल के अंदर चली जाती हैं और अब सारी रात सभी रेलवे टनल के अंदर ही गुजारते हैं। अगले दिन होते ही सभी बहुएं रेलवे टनल से बाहर आ जाती हैं। माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? दादाजी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? वही तो बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पास में इतने पैसे भी नहीं है कि कहीं किराए का घर लेकर रह सके, और इतनी ठंड में हम कहाँ भटकेंगे? एक बात कहूँ, मेरी मानो तो हम सब इस रेलवे टनल के अंदर ही रहते हैं। मैंने सुना है इस टनल से सिर्फ 2 बार ही ट्रेन गुजरती है, एक सुबह और शाम। हम लोग ट्रेन का समय देख लेंगे और जब भी ट्रेन टनल से गुजरने वाली होगी तो हम टनल से बाहर निकल जाएंगे। यही पास में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, तो मैं वहां पर कोई काम देख लूंगी। तारा बिल्कुल सही कह रही है। कल रात हम सब इस रेलवे टनल में आराम से सो गए थे, क्योंकि अंदर से ये काफी गर्म था। अब जब तक हमारे पति शहर से गांव नहीं आ जाते, तब तक हम यहीं पर अपना बसेरा करना होगा। पास में ही प्लेटफॉर्म है, तो मैं वहां पर कोई काम देख लूंगी और जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम लोग अपना गुजारा चला लिया करेंगे। बाकी बहू को प्रियंका और तारा की बात काफी हद तक ठीक लगती है, जिसके बाद अब तारा रेलवे ट्रैक पर मजदूरी और प्रियंका प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। वहीं बाकी की बहुएं टनल के अंदर पड़े पत्थरों को जमा करके उनसे सोने लायक छोटा सा बिस्तर बना लेती हैं। वहीं साथ में खाना बनाने के लिए एक मिट्टी का चूल्हा भी। सुबह तकरीबन 10 बजे इस टनल से ट्रेन गुजरती है और रात में 1 बजे। अब जब भी ट्रेन के गुजरने का समय होगा तो हम सब लोग बाहर निकल जाया करेंगे। सभी बहुएं अब इस रेलवे टनल के अंदर ठंड में अपना गुजारा करने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाप रे बाप, टनल के बाहर निकलते ही ये ठंडी हवाएं तो बिल्कुल जान से मारने का काम करती है। कितनी ठंड हो रही है। जल्दी से बर्तन धोकर टनल के अंदर घुस जाती हूँ। तारा प्रियंका दोनों रोज की तरह काम पर गए होते हैं। वहीं श्रेया सब्जी लाने के लिए मंडी और दोनों बच्चे टनल के बाहर बैठकर खेल रहे होते हैं। साक्षी भी बर्तन धो रही होती है कि तभी ट्रेन के आने का समय हो जाता है। वहीं 6 महीने के गर्भवती पूनम टनल के अंदर बैठे बैठे सो जाती है।
ट्रेन पूनम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी कि तभी साक्षी पूनम का हाथ पकड़कर उसे टनल के बाहर खींच देती है, जिससे पूनम ट्रेन से तो बच जाती है लेकिन उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। मेरा पैर। मुझे माफ कर देना पूनम, अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालती तो कुछ भी हो सकता था। तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी से हल्दी का लेप बना लेती हूँ। इस रेलवे टनल के अंदर रहकर सभी बहुएं ठंड से तो बच गई थी, लेकिन आए दिन उन्हें किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रात बहुत हो चुकी थी और अब फिर से एक बार और टनल से ट्रेन गुजरने का समय हो गया था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक चिंकी की आंख खुलती है। ये टनल के अंदर गोल गोल से क्या चमक रहा है मम्मी? उठो ना मम्मी, देखो वो क्या है? चिंकी के उठाने पर प्रियंका जैसे ही उठती है तो काफी घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो ट्रेन के आने का समय हो गया है। उठो जल्दी से, सब उठो, हमें टनल से बाहर निकलना होगा। प्रियंका जल्दी सभी को उठाती है और अब सब लोग टनल से बाहर निकल जाते हैं। इस टनल के अंदर रहकर सभी बहुओं और उनके बच्चों को आए दिन अपनी जान पर खेलना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन तीसरी बार मिट्टी का चूल्हा बनाया था, लेकिन जब भी ये ट्रेन गुजरती है तो इस मिट्टी के चूल्हे को तोड़कर चली जाती है। अब हम क्या करें, बाहर भी तो चूल्हा नहीं बना सकते। एक काम करते हैं, पत्थर का चूल्हा बना लेते हैं। आसपास पड़े पत्थरों का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाएंगे, और ये टूट भी गए तो बनाने में भी आसानी होगी। मिट्टी का चूल्हा सूखने में भी समय लेता है, लेकिन इसमें कोई भी समय नहीं लगेगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। आज इस रेलवे टनल से ट्रेन तो गुजरती है, लेकिन ये ट्रेन टनल से बाहर निकलने की बजाय टनल में ही रह जाती है। बहुत डर लग रही है। चाची, ये ट्रेन यहाँ रुक क्यों गई, जा क्यों नहीं रही? बेटा, आगे ट्रैक टूटा हुआ है, इसलिए जब तक ट्रैक बनेगा तो ये ट्रेन यहीं पर रुकी रहेगी। सभी बहू इसी तरह परेशानी में रह रही थी और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। प्रियंका हर रोज की तरह प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का काम कर रही होती है कि तभी उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। इस ट्रेन में से कोई और नहीं बल्कि उन सभी बहुओं के पति निकलते हैं जो शहर से काम करके थोड़े दिनों के लिए गाँव आए होते हैं। जैसे ही अपनी पत्नी प्रियंका को यूं प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का काम करता देखता है तो भागता हुआ वो उसके पास जाता है। ये सब क्या है? तुम प्लेटफॉर्म पर इस तरह सफाई क्यों कर रही हो? और ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? पता है, हम कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आपके जाने के बाद हम पर कितने अत्याचार हुए, हमें घर से निकाल दिया गया। तुम्हें माँ ने घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? माँ नहीं, पिताजी ने घर से निकाला है। प्रियंका उन सभी को सारी बात बताती है, जिसे सुन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पिताजी कभी ऐसी हरकत करेंगे। हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। हमें अकेले नहीं बल्कि तुम सबको लेकर शहर जाना चाहिए था। कहाँ है वो सब? जल्दी से हमें उनके पास ले चलो। प्रियंका जैसे ही उन सभी को टनल के पास ले जाती है और वो सब जैसे ही अपने बच्चों और अपनी पत्नियों की हालत देखते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब अपने माता पिता से मिले बगैर ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ट्रेन से सीधा शहर आ जाते हैं। और अब पांचों बहुएं अपने बच्चों और पतियों के साथ हंसी खुशी शहर में रहती हैं। संपदा बेहोशी की हालत में पड़ी है और बहू संपदा के सिर से खून बहता जा रहा था। तभी उसे 10 के 10 नंद देखती हैं और नंदे रोने लगती हैं। भाभी के सिर से खून निकल रहा है। आरुषि, मानसी, मनीषा, देखो ना अब हम क्या करें? दीदी, भाभी के सिर से तो खून तेजी से बह रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हमें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। अगर भैया को पता चला तो वो तो हमारी जान ले लेंगे। ये सब हमारी वजह से हुआ है। ये सब बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। एक नंद ऑटो बुलाकर लाती है और सारी नंदे अपनी भाभी को ऑटो में ले जाती हैं कि माँ देख लेती है। अरे कमबख्तो, क्या कर दिया मेरी बहू के साथ। नास पीटी कहेंगी। मेरी बहू को कुछ हुआ तो तुम 10 की 10 को मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। ये कहकर 10 के 10 नंद और सास बहू को अस्पताल ले जाती हैं, जहां बहू ऑपरेशन थिएटर में जाती है और 10 नंद रोते हुए अपनी माँ से माफी मांग रही होती हैं। आखिर 10 की 10 नंद ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए वो बहुत पछता रही थी? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां 10 बहनों की अपनी माँ से तू मैं हो रही थी। अरे माँ, क्या हो गया? बना दो ना। एक तो वैसे ही ठंड हो रही है, ऐसे में आपके हाथ का गरम गरम उपमा मिल जाता तो मजा आ जाता। माँ, मुझे तो आपके हाथ का पास्ता खाना है, जीरे वाला, वही बना दो। अच्छा, तो तुम दोनों अपना पसंद का खाओगी तो मैं नहीं खाऊं? माँ, सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, वो भी पुदीने की चटनी के साथ। तुम्हारे बाप ने क्या यहाँ पर होटल खोला है जो इतनी देर से जबान चलाए जा रही हो? शर्म तो आती नहीं है बूढ़ी माँ से खाना बनवाते हुए, वो भी एक नहीं 10-10 टाइप का।
अभी हमें लग जाती तो खून निकलता, और ठंड की वजह से तेज की लगती है, वो अलग। हाँ माँ, आपको अपनी 10 बेटियों पर रहम नहीं आता क्या? सर्दी में अच्छा अच्छा खाना खाने का भी हक नहीं है हमें? निकम्मियों, तुम्हारी जैसी बेटी होने से तो अच्छा होता कि मेरे पास सिर्फ एक बेटी होती। अरे तुम्हारा फायदा ही क्या है मुझे, ऊपर से ठंड में मुझे काम करना पड़ता है। तुम पूरे दिन फोन चलाती रहती हो, बिस्तर में पड़ी रहोगी, रजाई में घुसी रहोगी, या धूप में बैठकर मूंगफली चरोगी। इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अरे माँ, ये तो हम सारी बहनों के फेवरेट काम है। खाना भी खुद बना लिया करो, क्योंकि मेरे बस की नहीं है तुम्हारी 10-10 की 10 फरमाइश पूरी करना। अभी पतीला मारा है, दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत करी ना, बहसबाजी की, तो गरम चिमटा लगा दूंगी। नहीं नहीं माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? हमारे इकलौते भैया की भाभी ले आएंगे ना, फिर वही रसोई संभाल लेगी। आपकी भी टेंशन खत्म, हमारी भी टेंशन खत्म। बात तो सही बोल रही हो, पर उस बेचारी पर बोझ आ जाएगा सारा। देखो, पहले ही बता देती हूँ, ऐसी हरकत मत करना कि वो घर छोड़कर चली जाए। तन्वी, तू इस घर की बड़ी लड़की है, तुझ पर ये जिम्मेदारी दे रही हूँ मैं। अरे हाँ माँ, चिंता मत करो आप। फिर उर्मिला अपने बेटे के प्रेम विवाह के बारे में बात करती है। अगले महीने दिसंबर में ही रोहन अपनी प्रेमिका संपदा से शादी कर लेता है। घर में आते ही 10 नंद अपनी भाभी का गृह प्रवेश करती हैं। ये देखते ही उसका सिर चकरा जाता है। रोहन, माँ जी, आप सब लोग मजाक कर रहे हो ना? मेरी 10 ननद नहीं हो सकती। रोहन ने सिर्फ 3 ननद के बारे में बताया था। नहीं बहू, तेरी 10 ननद है। क्या 10 ननद? और इनकी तो शादी भी नहीं हुई है। हे भगवान, मेरे तो लग गए। हे व्हाट रोहन? भाभी, प्यारी भाभी, आज आप आराम कर लो, कल हमें अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाना। हाँ भाभी, जाइए, अभी रेस्ट कर लीजिए। फिर सब अपने कमरे में सोने चली जाती हैं और संपदा कमरे में आते ही अपने पति का गला दबाती है। रोहन, रोहन, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी 3 बहन है। अरे यहाँ तो खो खो की टीम खड़ी हुई है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 की शादी तो कर देते, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुम क्या चाहते हो, ठंड में मैं यहाँ मरूं? मैंने और भी ससुराल के ननंद भाभी के किस्से सुने हैं, और सारी नंदे आलसी होती हैं। संपदा, अरे मेरा गला तो छोड़ो। तभी संपदा जोर से अपने पति को बिस्तर पर पटक देती है और वो खांसते हुए पानी पीता है। यार, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर बता देता तो तुम शादी नहीं करती। अब तुम संभाल लेना सब कुछ, प्लीज। यह सुनकर संपदा अपने पति के मुंह पर एक तकिया मारती है और लाइट बंद करके अकेले सो जाती है। अगली सुबह सास के पैर छूकर रसोई में पहली रसोई का खाना बनाने जाती है। इतने में 10 की 10 नंद खड़ी हो जाती हैं। भाभी, प्यारी भाभी, हमारे लिए आप क्या बना रही हो? भाभी, गाजर का हलवा बनाओगी ना? इतनी ठंड में तो वही खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ छवि, मैं गाजर का हलवा ही बना रही हूँ। अरे तुम सब के सब रसोई में क्यों आई हो? पहली रसोई में आज यही बनेगा जो भी तुम्हारी भाभी बनाएगी। लेकिन भाभी, हमें आपके हाथ का अपना फेवरेट खाना खाना है। डिनर में तो बना दोगी ना? प्लीज 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 भाभी, आप बना दोगी ना हम सबका फेवरेट खाना डिनर में? मना भी नहीं कर सकती, पहला दिन है। ठीक है, मैं बना दूंगी, आप मुझे बता देना। एक एक करके 10 की 10 नंद अपना पसंदीदा खाना डिनर बनाने वाला बता देती हैं और सुबह की पहली रसोई का खाना बनाकर संपदा सबको खिलाती है, जिसे नंद सारा चट कर जाती हैं और भाभी के लिए कुछ भी नहीं बचता। और रात को वो 10 नंद का अलग अलग खाना बनाकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतने तो इस घर में बर्तन नहीं है जितने की ननंद और उनके खाने की फरमाइश है। अब ये पास्ता, मंचूरियन, मोमोज कहाँ रखूं? हे, क्या हुआ भाभी? आपको खाना रखने के लिए बर्तन कम पड़ गया क्या? कोई बात नहीं, आप हमें पकौने में दे दो। एक को दूध वाले पतीले में डाल दो और एक को परात में। भाभी, आप पास्ता और मैगी को इस दिन खाने वाली प्लेट में दे दो। आप सब इसमें नहीं खा पाओगे, बर्तन नहीं है क्या? अरे भाभी, आप खाना दे दो, हम इसमें ही अपना काम चला लेंगे। और बेहद ही गंदे तरीके से 10 की 10 नंद कम पड़े बर्तनों में डाइनिंग टेबल पर खाने लगती हैं। ये देख सास शर्मिंदा होती है और संपदा हैरान। वाह भाभी, इतनी ठंड में इतना गरम गरम आपके हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। यहाँ का नूडल्स बहुत टेस्टी है। भाभी, बहुत ठंड लग रही है, खिड़की से हवा आ रही है, खिड़की बंद करके हीटर जला दो। हाँ भाभी, एक और हीटर है मेरे कमरे में, वो भी जला देना आप। नंदों की बात सुनकर संपदा उनके पास हीटर चलाकर रख देती है
और खाना खाने के बाद डिनर के इतने बर्तन हो जाते हैं कि ससुराल के पहले ही दिन संपदा बर्तन धोते धोते रोने लगती है। कितनी ठंड हो रही है, यहाँ मैं कांप रही हूँ और मजाल है एक भी ननद मेरे साथ बर्तन धुलवाने आए। बर्तन तो घर के सारे गंदे कर लिए, जो मिला उसमें भैंस की तरह खाने लग गई। बहू तुम मेरी बेटियों की वजह से परेशान हो रही हो ना? हो तो रही हूँ माँ जी, पर आपसे क्या ही शिकायत करूँ आज के दिन। माँ जी आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। ठंड में सारे बर्तन और रसोई साफ करके संपदा अपने कमरे में सोने चली जाती है तो रोहन हीटर जलाकर उसके हाथ रब करता है। मैं जानता हूँ आज तुम बहुत थकी होगी। रोहन तुम तो कुछ बोलो मत, चाहकर भी मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ। संपदा रोहन से गुस्सा रहती है। अगले दिन भी 10 नंद भाभी से डिनर में अलग अलग टाइप का खाना बनाने को कहती हैं, लेकिन बाद में उसे अलग अलग टाइप का खाना बनाना पड़ता है और अगले दिन तो 10 नंद डिस्पोजल में ही खाना खाने लग जाती हैं। अरे निकम्मियों, अपनी नई नई भाभी से एक ही खाना बनवा लिया करो। पसंद का 10 आइटम बनवाने जरूरी है क्या? बर्तन भी नहीं धुलवाती हो। माँ आप जानती है ना हमें ठंड लगती है और रात का खाना अच्छे से नहीं मिलता तो सो नहीं पाती। हाँ माँ, हम ठंड में ये सब काम कहाँ कर पाएंगे और भाभी कितनी आसानी से संभाल लेती है। सही तो है ना भाभी? हाँ। इसी तरह न चाहते हुए भी संपदा को अपनी 10 नंद का 10 टाइप का रात में डिनर बनाना पड़ता है, जिससे ठंड में बर्तन साफ कर करके संपदा एक ही महीने में बीमार पड़ जाती है। पर फिर भी नंद को शर्म नहीं आती और एक शाम आरुषि कहती है, भाभी आज तो सुबह से बहुत ठंड हो रही है, हम अपने कमरे में ही रजाई में बैठकर खाना खाएंगे, आप हमें ना ऊपर खाना देने आना। अच्छा थोड़ा सा खाना तो ऊपर ले जाओ, मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे लाऊंगी, साड़ी भी पहनी है। अरे भाभी ले आओ, 3 चक्कर काट लेना, हम बाहर नहीं आ सकते। ये कहकर नंद अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। संपदा दोनों हाथों में खाना लेकर ऑलरेडी उनके कमरे में रखकर आ जाती है। तीसरी आवाज पर भी वो ऊपर खाना लेकर जाती है कि सीढ़ियों से फिसल जाती है। सारा खाना गिर जाने के साथ संपदा के सिर में ऐसी चोट लगती है कि खून बहना रुकता ही नहीं है और फिर सारी नंदे रोते हुए उसे अस्पताल ले जाती है और जैसे ही रोहन को खबर मिलती है वो हॉस्पिटल पहुंचता है। माँ ये सब क्या हुआ? उसे इतनी चोट कैसे लगी? कैसे लगी? अरे ये 10 की 10 निकम्मी है ना, ठंड में अपनी भाभी से सीढ़ियों पर बार बार चक्कर लगवा रही थी, गिर गई वो। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था भाभी के साथ ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया हमें माफ कर दीजिए। चुप करो तुम सबकी सब, तुम्हारी इतनी सुनी मैंने। शादी करने से पहले ही समझाया था कि अपनी भाभी को इतना परेशान मत करना, और देखो आज उसे क्या हो गया। अभी तक बेचारी होश में नहीं आई है। क्या फायदा तुम्हारी 10-10 होने का जब तुम अपनी इकलौती भाभी का हाथ नहीं बटा सकती हो? ससुराल जाकर क्या करोगी? माफी मांगनी है तो उसको बोलना, आज तक तुम्हारा सारा काम करती आई है बेचारी, उसने एक उफ तक नहीं की। बस बहुत हो गया, अब मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी और ना ही तुम्हारा 10 टाइप का खाना बनाएगी। वो एक बार खाना बनाएगी जिसमें तुम सब उसकी मदद करोगी। हाँ, हम पक्का ऐसे ही करेंगे, भाभी के होश आने पर उनसे माफी भी मांगेंगे। 10 नंदों को अपनी गलती का एहसास होता है और 18 घंटे के हो जाने के बाद 10 की 10 नंद अपनी भाभी से माफी भी मांगती हैं और अब से उसका ख्याल भी रखती हैं और घर में काम भी करती हैं, जिससे संपदा को अब 10 टाइप का खाना बनाना नहीं पड़ता है।